Hi everybody, welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम सीखेंगे कॉमन एक्सप्रेशंस अबाउट टाइम। समय को बताने वाले या समय से संबंधित कॉमन एक्सप्रेशंस, यानी ऐसे एक्सप्रेशंस जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनको सीखना हमारे लिए ज़रूरी है जिससे कि हम अच्छी इंग्लिश बोल सकें और आसानी के साथ बोल सकें। तो दोस्तों एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला जो एक्सप्रेशन है वो है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका मतलब होता है अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का देखिए, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, डिस्गाइज का मतलब है बदला हुआ रूप, वेश बदलना या बदला हुआ रूप। तो कई बार क्या होता है कि हमारे साथ जब कुछ बुरा होता है तो हमको शुरू में तो बुरा लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन कई बार वो चीज़ हमारे लिए वरदान साबित होती है जो शुरू में खराब होती है। यही इसका मीनिंग है। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है कोई भी अच्छी चीज़ दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, जो शुरू में बुरी लगी हमको कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अच्छा, तो कैसे इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे? तो जैसे हम इसको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर कि द लॉकडाउन इन 2020, जो 2020 में लॉकडाउन लगा था, प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। कोई आदमी बता रहा है अपने लिए कि जो लॉकडाउन था वो शुरू में तो सबको बहुत ही खराब लगा, लोगों का नुकसान भी हुआ कि बंद है, घर पर बैठे हुए हैं। लेकिन कोई आदमी बता रहा है कि ये मेरे लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ जो बुरे रूप में आया था सामने। कैसे? तो वो बता रहे आगे, इट गेव मी अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद माई फैमिली। क्योंकि लॉकडाउन के कारण मैं अपने अपने परिवार के साथ बहुत सारा समय बिता पाया। जनरली क्या होता है कि हम लोग आज की लाइफ इतनी बिजी है कि हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो इसी बहाने तो शुरू शुरू में तो लगा कि भाई कैसे क्या होगा, सब कुछ दिक्कत, लेकिन टाइम फैमिली के साथ टाइम बिताने का मौका मिल गया। तो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को हमको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो नंबर 2 है एक्सप्रेशन, वो है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका मीनिंग क्या है? बेनिफिटिंग फ्रॉम टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट वंस, कि दो तरफा फायदा होना, दो तरफा फायदा जो है लेना, इसी को कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जब दोनों तरफ से फायदा हो। एग्जाम्पल इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे किसी के बारे में बताया जा रहा है कि ही वॉन्टेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता था, बट कुड नॉट लीव द कंफर्ट्स ऑफ हिज जॉब। लेकिन कोई आदमी नौकरी कर रहा था, उसको नौकरी में बड़ी सारी सुविधाएं मिली हुई थी, तो लेकिन वो बनना बिजनेसमैन चाहता था, लेकिन वो अपनी जो सुविधाएं उनको छोड़ना नहीं चाहता था। सो वो क्या चाहता था? एक्चुअली ही वांटेड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो वो चाहता था कि दोनों तरफ से उसको फायदा हो, कि पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यही बात किसी के बारे में बताई जा रही है। उसके बाद जो एक्सप्रेशन है दोस्तों वो है अ परफेक्ट स्टॉर्म। अ परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब है द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, जो सबसे खराब स्थिति किसी की हो सकती है, वही इसका मीनिंग है। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? एक एग्जाम्पल है कि वॉट हैपन टुडे वॉज लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। किसी के साथ बहुत बुरा हुआ किसी दिन, तो वो वही बता रहा है कि आज जो हुआ वो सबसे बुरी सिचुएशन आज जो हो सकती थी वही हुई है मेरे साथ। उसके बाद दोस्तों नंबर 4, और ये है टू बी ऑन थिन आइस। जब बर्फ जमी होती है और अगर काफी पतली बर्फ हो तो उस पर कोई अगर खड़ा हो जाए तो बर्फ टूट जाती है, आदमी नीचे चला जाता है पानी में। तो ऐसी स्थिति में होना, यानी टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन, एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन में होना कि जी आदमी ऐसी हालत में है कि उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल है, कोई अपने एक बॉस अपने एम्प्लॉय से कह रहा है कि यू आर ऑन थिन आइस पंकज, कि पंकज तुम थिन आइस पर हो, देखो तुम बहुत बुरी हालत में हो। इफ यू कम इन लेट वन मोर टाइम यू आर फायर्ड। अगर तुम एक और बार भी देर से आए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो तुम बहुत नाजुक स्थिति में हो, अब आगे से ऐसी गलती भूल करके भी मत करना कि देर से आना। तो जब कोई आदमी इस तरीके से वल्नरेबल सिचुएशन में हो, यानी उसका तुरंत से नुकसान हो सकता है, रिस्की सिचुएशन में हो, तो हम बोलेंगे ही इज ऑन थिन आइस। उसके बाद दोस्तों नंबर 5, और ये है अ स्नोबॉल इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है अ सिचुएशन दैट बिकम्स मोर सीरियस एंड पोटेंशियली डेंजरस ओवर टाइम। जैसे कई बार क्या होता है ना कि एक बुरी चीज हुई और उसके कारण फिर एक के बाद एक बुरी चीज होने लगती है, इसी को बोलते हैं अ स्नोबॉल इफेक्ट। तो एक सेंटेंस है, कोई बता रहा है अपने बारे में, कुछ लोग बता रहे हैं कि वी हैव टू स्टार्ट विनिंग एंड इट विल बिकम अ स्नोबॉल इफेक्ट, कि अगर हम अगर हम जीतना शुरू कर दें
तो ये एक स्नोबॉल इफेक्ट हो जाएगा, यानी हम फिर लगातार जीतते ही रहेंगे, हम हारेंगे कभी नहीं, यही इसका मीनिंग है। यानी जैसे एक चीज़ हो और उसके बाद फिर लगातार वही चीज़ होने लग जाए, इसी को स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर 6, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। तो कहते हैं ना कि मुसीबत जब आती तो अकेले नहीं आती, बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आती है, यही इसका मीनिंग है कि जब बारिश होती है तो फिर इतनी ज़्यादा होती है कि आदमी संभल नहीं पाता, वही इसका मीनिंग है। तो मीनिंग इसकी लिखी दोस्तों इंग्लिश में कि व्हेन सेवरल इश्यूज कम टुगेदर, जब बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे मुद्दे एक साथ आ जाए। इसका एग्जाम्पल है कि कुछ लोग कोई बता रहे हैं अपने बारे में कि नो वन इन माई फैमिली हैड बीन सिक फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से हमारे घर में कोई भी बीमार नहीं पड़ा था। बट एवरी वन कॉट द फ्लू लास्ट वीक एट द सेम टाइम, लेकिन पिछले हफ्ते क्या हुआ कि सबको एक साथ फ्लू हो गया, और उसके बाद फिर वो यही कहावत बोल रहा है कि व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, कि जब मुसीबत आती है तो फिर इकट्ठे ही आती है। तो ये इसकी मीनिंग है दोस्तों। ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले हैं, और हम अलग अलग सिचुएशंस में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों नंबर 7, टू गेट आउट ऑफ हैंड। जैसा कि आपको देखने से ही लग रहा होगा, इसका मीनिंग है टू लूज कंट्रोल इन अ सिचुएशन। किसी परिस्थिति में जब नियंत्रण हमारे हाथ से खत्म हो जाए, निकल जाए, तो उसी को बोलते हैं टू गेट आउट ऑफ हैंड। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर है इट वॉज द एंड ऑफ टर्म एंड द चिल्ड्रन वर गेटिंग अ लिटिल आउट ऑफ हैंड, कि जो स्कूल का जो टर्म होता है वो ख़त्म होने वाला था, और बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर हो रहे थे, कि क्योंकि छुट्टी काफ़ी नज़दीक आ गई थी, तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा रहे थे या डिसिप्लिन को नहीं मान रहे थे, ऐसी बात कही जा रही है। तो टू गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब है किसी सिचुएशन में, किसी स्थिति के ऊपर नियंत्रण खो देना। उसके बाद दोस्तों टू गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, कहते हैं ना कि जिसकी उसको उसी की दवाई दे दो, उसी से ठीक होगा, वही इसकी मीनिंग है। टू बी ट्रीटेड द वे यू ट्रीटेड अदर्स, जैसे को तैसा। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया तो हम हमारे साथ ही बुरा किया गया, तो हमको हमारी दवाई हमको मिल गई, यही मीनिंग है। तो कोई किसी से कह रहा है डोंट बी रूड टू अदर्स, आपको दूसरों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। यू वॉन्ट लाइक इट व्हेन यू गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, कि अगर आपको दूसरों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको आपकी दवाई आपको ही दे दी जाए, यानी आप बदतमीजी कर रहे हैं और बदले में आपके साथ बदतमीजी कोई करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आपको दूसरों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तो यही इसका मीनिंग है दोस्तों। उसके बाद है नंबर 9, टू बाइट द बुलेट। तो बुलेट को चबाना, इसका मतलब क्या है, टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट। जब किसी आदमी को मजबूरी में कोई मुश्किल काम करना पड़े या ऐसा काम करना पड़े जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यही इसका मीनिंग है टू बाइट द बुलेट का। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, कोई कह रहा है आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट, मुझे डेंटिस्ट के पास जाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो दांत को उखाड़ेगा, क्या क्या करेगा, दर्द होगा। बट आई जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट। अब किसी के दांत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हालांकि उसको डेंटिस्ट के पास जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब उसको ये इस स्थिति का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दांत में काफ़ी प्रॉब्लम है और वो बिना डेंटिस्ट के पास गए हुए ठीक नहीं हो सकती। तो यही बात कोई कह रहा है। उसके बाद दोस्तों बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बहुत ही फेमस सेइंग है, कहावत है, और इसका मीनिंग होता है टू परस्यू द रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन। कोई आदमी है जिसको एक काम करना है कोई, और वो सही काम नहीं कर रहा, गलत काम कर रहा है, या तो गलत जगह से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, या गलत जगह हाथ पैर चला रहा है। हम कई बार कहते हैं लोगों से भाई तुम गलत जगह ट्राई कर रहे हो, तो वही इसकी मीनिंग है। और सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एक एग्जाम्पल है कि ही मस्ट फेस द फैक्ट, उसको इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्या, दैट ही इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, कि वो गलत जगह पर हाथ पैर मार रहा है, उसको सही जगह पर एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि उसको अपने काम की जानकारी मिल सके या उसका काम हो सके, तो गलत जगह पर ट्राई कर रहा है, ये इसका मीनिंग है। उसके बाद दोस्तों टू गो डाउन इन फ्लेम्स, टू फेल मिजरेबली एट समथिंग, किसी आदमी ने किसी काम को करने की कोशिश की और उसका प्रयास जो है बुरी तरह से असफल रहा, तो उसको बताने के लिए ही इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। तो इसका मीनिंग है किसी काम में पूरी तरह से असफल हो जाना, काम सारे प्रयासों का व्यर्थ हो जाना। तो देखिए एक एग्जाम्पल है कि द प्रोजेक्ट वेंट डाउन इन फ्लेम्स व्हेन द मैनेजर रिजाइंड, कि जब मैनेजर ने रिजाइन कर दिया तो जो प्रोजेक्ट था वो पूरा का पूरा बेकार हो गया, क्योंकि जो मैनेज कर रहा था उसको जब वही चला गया छोड़ के, तो प्रोजेक्ट को तो ख़त्म होना ही था। तो ये बात कही जा रही है। तो टू गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब है पूरी हर कोशिश का बेकार हो जाना।
उसके बाद दोस्तों इन फुल स्विंग नंबर 13, इसकी मीनिंग है समथिंग दैट इज करंटली इन प्रोसेस एंड मूविंग एफिशिएंटली अलोंग, कि कोई ऐसा काम जो अपनी पूरी ताकत के साथ अभी चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, तो उसी को कहेंगे कि इन फुल स्विंग। कैसे सेंटेंस यूज करेंगे, जैसे कोई बता रहा है व्हेन वी अराइव्ड द पार्टी वाज इन फुल स्विंग, कि जब हम लोग वहां पहुंचे तो पार्टी जोर शोर से जारी थी, यानी जैसे उसको चलना चाहिए था वैसे अच्छे से चल रही थी। अगर कोई काम हो रहा है कहीं पर, कंस्ट्रक्शन का, रोड बन रहा है या पुल बन रहा है, उसके लिए भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर 14 अप इन द एयर, और इसकी मीनिंग है समथिंग दैट इज अनसर्टन और स्टिल अनडिसाइडेड, कि कोई ऐसी चीज जो अभी जिसके बारे में कुछ पक्के तौर पे कहा नहीं जा सकता, जिसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जो निश्चित नहीं है, उसके लिए बोलेंगे इट इज अप इन द एयर। और सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे कोई बता रहा है द होल फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट इज स्टिल अप इन द एयर, कोई प्रोजेक्ट है जो शुरू होने वाला है लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी पक्का नहीं किया गया, तो वही बात कोई बता रहा है कि पूरा जो प्रोजेक्ट है वो अभी निश्चित हालत में नहीं है कि इसका क्या होगा, शुरू होगा भी कि नहीं होगा, अगर होगा तो इसको कौन शुरू करेगा। तो यही इसकी मीनिंग है। तो दोस्तों ये सारे आज हमने कॉमन एक्सप्रेशन सीखे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको सीखने के बाद आप इनको यूज़ करेंगे और अच्छे से इंग्लिश बोलेंगे। आप सभी जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो हम फिर साथ ही मिलकर के एक नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।